नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है और कुछ बच्चों का एग्जाम हो भी गया है और कुछ लोगों का एग्जाम होने वाला है। हर एक जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मिला जुलाकर हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यह जो वीडियो है पूरा बोर्ड हमने भर रखा है। इस वीडियो से आपको यह मोटी मोटा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको पेपर देने जाना है तो लगभग 4 वीडियो इस प्रकार से बनाऊंगा। चारों वीडियो देखकर जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अच्छी तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। जितना भी बोर्ड पर लिखे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन एडिशनल फैक्ट के रूप में मैं अपने तरफ से आपको बताऊंगा, वह चीजें आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन है आप पूरा 4-5 वीडियो बनेगा इस प्रकार से, और 4-5 वीडियो में आपको एकदम डिट्टो पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप याद करने का प्रयास करिएगा, इसी में से कोई 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ नृत्य लिखा है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कुछ नृत्य लिखा है, इस नृत्य को हम समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है चोंग नृत्य कहाँ का है। चोंग चोंग है ना, चोंग नृत्य तो नागालैंड का, गो है नागालैंड का। चोंग नृत्य कहाँ का है, नागालैंड का, याद रखेंगे। चोंग नृत्य कहाँ का है, नागालैंड का, याद रखेंगे। और नागालैंड ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पर 100% साक्षरता का अभियान चलाया है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ 100% साक्षरता का अभियान चलाया है। अगर पूछा जाए कि 100% साक्षर राज्य कौन सा है तो कौन सा है, केरल है। लेकिन ये जो नागालैंड है अपने यहाँ पर 100% साक्षरता देने के लिए अभियान चलाया कौन, नागालैंड। याद रखिएगा, डिजिटल विधानसभा भी कहां पर है, नागालैंड में। तो चोंग नृत्य कहां का है, नागालैंड का। घूमर नृत्य की बात करें, कठपुतली और 13 ताली, याद रखिएगा। घूमर नृत्य, कठपुतली और 13 ताली, यह पड़ता है राजस्थान का। कहां का नृत्य है जी, राजस्थान का। ये बातें आपको पता भी होंगी, है ना। यहाँ पर बात करें गरबा और दांडिया, गरबा और दांडिया गुजरात का, गरबा और दांडिया गुजरात का, लिखे नहीं है, याद रखिएगा। गरबा और दांडिया कहाँ का है, गुजरात का। दांडिया जो नृत्य है, याद रखिएगा, औरतों द्वारा खेला जाता है। दांडिया जो नृत्य है वो औरतों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है झौरा, चारकुला और रासलीला, ध्यान से देखिए। झौरा, चारकुला, रासलीला और एक और याद रखेंगे, नौटंकी। क्या याद रखेंगे, नौटंकी। यह है उत्तर प्रदेश का। कहां का है, उत्तर प्रदेश का। झौरा देखो, चारकुला आपको पता है, रासलीला आपको पता है, नौटंकी आपको पता है। क्या नहीं पता था, झौरा। तो झौरा नृत्य कहां का है, उत्तर प्रदेश का। मौनी नृत्य, ध्यान से देखिए, मौनी और याद रखिएगा लावड़ी, दोनों मौनी और लावड़ी, है ना। मौनी और लावड़ी दोनों नृत्य है महाराष्ट्र का। कहाँ का है जी, महाराष्ट्र का है। यहाँ पर बात करते हैं महारस नृत्य, ध्यान से सुनिए। महारस नृत्य, कोई पूछे महारस नृत्य कहाँ का है, तो महारस नृत्य जो है यह है मणिपुर का। कहाँ का है, मणिपुर का। मणिपुर का एक झील होता है लोकटक झील, याद रखिएगा। कौन सा झील, लोकटक झील। महारस नृत्य भी कहाँ का है, मणिपुर का। अच्छा, यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ध्यान से सुनिए। प्रश्न कहा है कि सबसे बड़ा संविधान, है ना, सबसे बड़ा संविधान से प्रश्न आपके पेपर में आ भी चुका है। तो 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं, अच्छी तरीके से याद रखिए। प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित पूछे, लिखित, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का। सबसे छोटा लिखित संविधान पूछे अमेरिका का। यहीं से याद रखेंगे, भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। प्रश्न पूछे सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा संविधान जो लिखित नहीं है, मतलब सबसे बड़ा अलिखित संविधान तो है ब्रिटेन का, और सबसे छोटा अलिखित संविधान मोनाको का। क्लियर, बन जाएगा। सत्रिय नृत्य पूछे, सत्रिय नृत्य देखिए असम का नृत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्रिय नृत्य किसका है, असम का नृत्य है। और सत्रिय नृत्य के जनक है गुरु शंकर देव, याद रखिएगा। सत्रिय नृत्य के जनक है गुरु शंकर देव, याद रखिएगा। सत्रिय नृत्य कहाँ का है, असम का, और इसके जनक है गुरु शंकर देव। क्लियर, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। अच्छा, असम से याद रखेगा, असम में एक मेला लगता है, उस मेले का नाम है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला, उसे बोलते हैं पूरब का कुंभ। क्या बोलते हैं, पूरब का कुंभ, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का, याद रखिएगा। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। आप बताइए, कुचिपुड़ी, अंधेरे में पूड़ी पकाएंगे कच्चा हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य भी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कथक की बात करें, कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। कथक नृत्य है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। और याद रखिएगा
याद रखिएगा, इस कथक नृत्य के जो कलाकार हैं, मुख्य कलाकार है बिरजू महाराज। क्या नाम है इनका? बिरजू महाराज। जिनके नाम के साथ महाराज लग गया वो मानकर चलिए कथक नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? कथक नृत्य से संबंधित है। फिर बोलेगा मोहिनीअट्टम कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। 2011 के अनुसार साक्षरता कितनी है? तो देखिए एक चीज समझिए, 2011 के अनुसार जो साक्षरता है पूरे भारत की, 2011 में जनगणना हुआ था। सबसे पहली जनगणना 1872 में शुरू हुआ, लॉर्ड मेयो के काल में वो निपट गया। उसके बाद दूसरी जो 1881 में जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई, और 1881 से आज तक 2011 में जनगणना हुआ। 2021 की जनगणना का रिपोर्ट आएगा धीरे धीरे। तो 2011 में जो जनगणना हुआ उसके अनुसार साक्षरता कितनी थी? 74.04%। ध्यान से सुनिए, 2011 में, सुनिए 2011 में जो जनगणना हुआ उसके अनुसार भारत की जो साक्षरता थी, पूरी साक्षरता मतलब पुरुष और महिला सबको मिलाकर जो साक्षरता थी वो 74.04% थी। 74.04% थी। आप मोटी मोटा 74% भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें महिला की जो साक्षरता थी वो 65.46% थी। महिला की जो साक्षरता 65.46% थी और पुरुष की साक्षरता 82.14% थी। याद रखिएगा, महिला की साक्षरता 65.46 और पुरुष की साक्षरता 82% थी। याद रख लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ओडीओपी। देखिए उत्तर प्रदेश में एक योजना है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। उत्तर प्रदेश में, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं, वो 75 जिलों में एक जिला एक उत्पाद, मतलब एक जिला एक उत्पाद के लिए फेमस है। जैसे अपना गोरखपुर टेराकोटा उद्योग के लिए है, अपना महाराजगंज किसके लिए है? फर्नीचर उद्योग के लिए। तो उत्तर प्रदेश ओडीओपी, एक वन प्रोडक्ट, है ना, क्या है? ओडीओपी है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी किसकी योजना है? उत्तर प्रदेश की। और ओडीयूपी का जो ब्रांड एम्बेसडर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका, वह कौन है? कंगना रनौत। क्या है? कंगना रनौत। याद रखिएगा, कंगना रनौत ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा पूछे, एक जिला दो उत्पाद, मतलब एक जिला में दो उत्पाद बनाया जाएगा, यह योजना है उत्तराखंड की। यह योजना है उत्तराखंड की। फिर बोले एक जिला एक शिल्प, मतलब एक जिला में एक शिल्प, बढ़िया कारीगर, कोई पेंटिंग वेंटिंग बनाया जाएगा। किसका है? मध्य प्रदेश का। और एक ब्लॉक एक उत्पाद है हरियाणा का। एक ब्लॉक एक उत्पाद किसका है? हरियाणा का। फिर पूछे यहां से उत्तराखंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। इस चीज को याद रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन डीआरडीओ और इसरो यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनिए, है ना। क्वेश्चन है डीआरडीओ और इसरो से पूछा गया है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत, सुने होंगे समीर वी कामत जी। और इसरो के अध्यक्ष है यश सोमनाथ। कौन है? यश सोमनाथ। डीआरडीओ का मुख्यालय है दिल्ली में, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। याद रखिएगा अच्छी तरीके से। 1958 में इसकी स्थापना हुई, 1969 में इसकी स्थापना हुई। दोनों बातें आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहां से क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिटाना पड़ेगा, मिटाकर हम आपको बताते हैं, हम डिटेल बताते हैं, ध्यान से सुनिए, है ना। देखिए जब हमारा बजट पेश होता है, सुनते रहेंगे, है ना। चल समझिए, जब हमारा संविधान के अनुच्छेद 112 में, संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्ष भर के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वर्ष भर का विवरण है, जिसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसमें बजट बनता है। क्या बनता है? बजट। इसी को आम भाषा में बोलते हैं बजट। ठीक, यह बजट पहले के समय में आम बजट, मतलब आम जो चीजों पर बजट होता है उसे बोलते हैं आम बजट, और रेलवे पर जो बजट होता था उसे बोलते हैं रेलवे बजट। तो प्रश्न था, देखिए सन 1924 में, ध्यान से सुनिए, सन 1924 में एक समिति थी, एक वर्थ समिति, एक वर्थ समिति, ध्यान से सुनना। सन 1924 में एक वर्थ समिति ने आम बजट और रेलवे बजट दोनों को अलग कर दिया। मतलब आज के डेट में जो बजट बनता है, आम बजट रेल बजट दोनों एक ही में बनता है और वही पूरे भारत का बजट होता है।
1924 में एक समिति थी, एकवर्थ समिति। नाम क्या था समिति का? एकवर्थ समिति। और एकवर्थ समिति ने आम बजट और रेल बजट दोनों को अलग कर दिया। फिर इसको मिलाया गया 2017 और 18 के बजट में। आम बजट और रेल बजट दोनों को एक कर दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा है एकवर्थ समिति का गठन कब हुआ? 1924 में। 1924 में इसने क्या काम किया? आम बजट और रेल बजट को दोनों को अलग किया। याद रखिएगा, दोनों को अलग किया। और इसको 2017 और 18 का जो बजट था इसमें रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया। पेपर में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 2017-18 में दोनों को मिला दिया गया और 1924 में अलग हुआ था एकवर्थ समिति के द्वारा। ठीक है, चले क्वेश्चन पूछूं, बताएंगे? बताइए किस समिति के सिफारिश पर दोनों को मिलाया गया? ऑप्शन करिएगा, क्लास में पढ़ाए हैं। किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट और आम बजट को 2017-18 में मिला गया? आंसर करिएगा, है ना। अगला है बौद्ध धर्म। कुछ ही क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं और इसको आप यहीं लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पूछा जाए, देखिए बौद्ध धर्म की बात करें, है ना। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म, है ना। देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया? सबसे पहला उपदेश कहां दिया? सबसे पहला उपदेश कहां दिया? सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? फिर पूछेगा सबसे ज्यादा समय कहां बिताया? सबसे ज्यादा समय कहां बिताया? फिर पूछेगा सबसे ज्यादा वर्षा समय कहां बिताया, है ना। फिर पूछेगा कि इनकी मृत्यु कहां हुई? क्या पूछेगा? इनकी मृत्यु कहां हुई, है ना। फिर पूछेगा महाविनिष्क्रमण क्या होता है? महाविनिष्क्रमण क्या होता है? इसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। देखिए अगर मैं बात करूं, देखना जरा, देखिए अच्छे तरीके से। बौद्ध धर्म की बात करें, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। इसी को सिंहपत्तनम, ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया सारनाथ में। कहां उपदेश दिया? सारनाथ में। इसी सारनाथ को ऋषिपत्तनम, मृगदाग या सिंहपत्तनम कहते हैं। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध के जो सबसे पहला उपदेश है जहां पर सारनाथ में दिया, यहीं से धर्म में परिवर्तन आ गया। इसे बोलते धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। तो 2 क्वेश्चन। सबसे पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। ठीक, आगे सर्वाधिक उपदेश इन्होंने अपना, याद रखेगा, सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताया था। इन्होंने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताया था। तो सर्वाधिक समय श्रावस्ती में, तो सर्वाधिक उपदेश भी कहां दिए होंगे? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा समय, सर्वाधिक उपदेश कहां? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा समय कहां बिताया? तो श्रावस्ती में। अभी बताए वर्षा का सबसे ज्यादा समय, तो भी आंसर श्रावस्ती। सबका आंसर श्रावस्ती। मृत्यु कहां हुई? तो कुशीनगर में। मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर में। मृत्यु कहां पर? कुशीनगर में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। इस चीज को याद रखेगा। और इनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में कहते हैं क्या? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? इनका मृत्यु। इनका मृत्यु कहां हुआ? कुशीनगर में। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? देखिए 3 नाम, टेक्निकल टाइप नाम है। धर्म चक्र परिवर्तन, सबसे पहले उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इनकी मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में। और महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो जब गृह त्याग होता है, घर कोई त्यागता है, तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्लियर है? बौद्ध धर्म से इतने ही क्वेश्चन आने वाले। मेघालय के राज्यपाल, याद रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपको यहीं से याद रखना है। मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, याद रखिएगा। मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं। कौन कौन से? गारो, दूसरा खासी आई मतलब खासी, और तीसरा जयंतिया। क्या नाम है? जयंतिया। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। मेघालय का एक स्थान है मानिसराम।
इस मानिसराम में सर्वाधिक वर्षा होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक वर्षा मेघालय में कहाँ होता है, तो मानिसराम में। अगर मानिसराम ना दे तो खासी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर मानिसराम ना दे तो खासी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होता है। और मेघालय के जो राज्यपाल है वर्तमान में, उनका नाम है बीडी मिश्रा। क्या नाम है? बीडी मिश्र। मेघालय के जो राज्यपाल है वर्तमान में, उनका नाम है वीडी मिश्र। और यही जो वीडी मिश्र है, यह अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब। आगे बढ़ते हैं। आजाद भारत का प्रथम जनगणना, ध्यान से सुनिए। जनगणना के लिए पिछले भी वीडियो मैंने बताया था, क्लास में भी बताया था, बहुत चीजें बता चुका हूं। जनगणना देखिए, सबसे पहले जनगणना शुरू हुआ, एक बार फिर बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 1872 में, कब की बात है? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना शुरू हुआ। लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना शुरू हुआ, है ना। परंतु यह अपूर्ण जनगणना था। कैसा था? अपूर्ण जनगणना था। मतलब गिन ही नहीं पाया आदमी को, यह खत्म हो गया। इसको एक अफगानी सैनिक अंडमान निकोबार में मार दिया था, याद रखिएगा। किसको? लॉर्ड मेयो को। उसके बाद 1881 से क्रम वाइज जनगणना शुरू होती है, क्रम द्वारा, यानी कि नियमित रूप से जनगणना शुरू होती है। नियमित रूप से जनगणना शुरू होती है और प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। तो सबसे पहले आजाद, हमें देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन जनगणना हुई 1951 में। कब हुई? 1951 में। तो प्रश्न पूछा है आजाद भारत की जनगणना सबसे पहले कब हुई? तो 1951 में। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के, 1881 में नियमित रूप से हर 10 साल में क्या होता है? जनगणना होता है। तो 1951 में यह जनगणना हुआ, याद रख लेंगे। 1951 में यह जनगणना हुआ, आप याद रख लेंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ दे जनगणना से ही, अगर पूछ दे भारत का घनत्व, भारत का घनत्व, जन घनत्व पूछे तो 800, भारत का जन घनत्व पूछे तो 382 व्यक्ति, क्या पूछे? 382 व्यक्ति प्रति घन मीटर में है, भारत का जन घनत्व है ना। याद रखिएगा। भारत का लिंगानुपात पूछे, भारत का लिंगानुपात तो 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, याद रखेंगे। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की चर्चा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। 2-3 प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछेगा राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। यह महाभियोग का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो महाभियोग का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। और याद रखिएगा महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। सारे के सारे जितने अनुच्छेद होते हैं, सारे अनुच्छेद मैंने आपको रटवाए हैं, ना नहीं कह सकते हैं। जो पेपर में आना है सब रटवाए हैं, सब लिखवाए हैं, है ना। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है। आगे बात करें मेगास्थनीज, मेगास्थनीज निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कई बार प्रश्न पूछे या क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजपूत था। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ध्यान से सुनिए। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक का नाम है इंडिका। किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य साहब के दरबार में यह आया था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और याद रखेंगे इंडिका में मौर्य वंश की बढ़िया से चर्चा है, मौर्य वंश का पूरा बढ़िया से चर्चा है। इसी इंडिका में बताया कि भारतीय जो है यह लिखना नहीं चाहते, भारतीय पढ़ना चाहते हैं लेकिन हाथों को चलाना नहीं चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। देखिए इसी मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने बताया कि जो भी भारतीय हैं वो लिखना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, पढ़ सकते हैं, लिखना नहीं चाहते। एग्जाम्पल आप सामने खुद हैं, देख लीजिए। केवल अगर वीडियो देख भी रहे हैं ना तो केवल वीडियो देख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। राइट? बिल्कुल। चले, अगर राइट है तो कमेंट में राइट करिएगा। इंडिका में क्या बताया? इंडिका में बताया है, इंडिका में कि भारतीय जो है ना ये लिखना नहीं चाहते, जो भारतीय हैं ये लिखना नहीं चाहते, भारतीय केवल पढ़ना चाहते हैं, भारतीय केवल पढ़ना चाहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप खुद हैं, आप लिख नहीं रहे हैं, केवल आप पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, भारतीय लिखना नहीं चाहते। मेगास्थनीज सही बता कर गया था ना, देख लीजिए, सही है ना। राइट? चल आगे। अच्छा, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान शिक्षा मंत्री, अरे शिक्षा लेंगे तभी तो प्रधान बनेंगे। धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र
प्रधान। आगे बढ़ते हैं, सहकारिता मंत्री, यह नया पद सृजित हुआ है, यह नया पद सृजित हुआ है और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। तो सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पूछे, है ना, जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं, क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, यार 1951 से 1956 तक चली है, डोबर मॉडल पर आधारित है। पूरा वीडियो इस पर डाल कर रखे हैं, देख लीजिएगा, पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इसका मिलना तय है। संविधान में भाग कितने? ध्यान से सुनिए अच्छी तरीके से। अगर पूछे संविधान में भाग, तो संविधान में भाग है 22। क्या है? 22। संविधान में भाग कितने हैं? 22। लेकिन कभी क्वेश्चन 22 ऑप्शन में ही ना हो, तो 22 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो रहेगा 25। क्या रहेगा? 25। संविधान में भाग है 22, लेकिन अगर 22 ना ऑप्शन में हो तो ऑप्शन में क्या रहेगा? 25। संविधान में भाग कितने? 22, है ना। आगे है, यूपी में गणेश जी और लक्ष्मी जी से संबंधित, यूपी में किस त्योहार में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है? बच्चा को पता है, दिवाली, दशहरा, नारे दुर्गा जी होता है बाबू, दिवाली। यूपी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा किस त्योहार में होती है? तो क्या बताएंगे? बोलिए। यूपी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा किस में होती है? दिवाली में होती है। आगे है, सरहुल त्योहार कहां का मनाया जाता है? झारखंड में। सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। पूना पैक्ट याद रखिएगा 1932 में हुआ। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच। गांधी जी अंबेडकर साहब के बीच 1932 में पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविनवा हेडोमोआ के बीच, गांधी जी और इरविनवा हेडोमोआ के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। यह दिल्ली में हुआ, इसलिए इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इसी में गांधी जी की 15 सूत्री मांग को इस इरविन ने स्वीकार किया। बहुत बढ़िया से इसको क्लियर किए हैं। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में कुल आर्टिकल, ध्यान से सुनिए, अगर पूछे, देखिए, अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछे कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो आप 395 लगाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, 100% सही होगा। लेकिन पूछे वर्तमान में कुल अनुच्छेद, तो 489 से ज्यादा है, 489 से ज्यादा है, 489 से ज्यादा है। क्लियर। अब 489 से ज्यादा सीधे 4,89,000 मत कर दिए। 489 मतलब 486, 87, 88, 89 के करीब रहेगा, वही आंसर करेंगे। वर्तमान में कुल अनुच्छेद 489 से ज्यादा। अगर वैसे पूछे कि मूल संविधान में अनुच्छेद 395, अगर 395 पूछे संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, लेकिन पूछे वर्तमान में बताइए 389 से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अच्छा इसके मुख्यमंत्री का नाम बताइए आप, है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना। इसके मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले हैं, सुक्खू जी बने। कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र, देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजेंद्र विश्वनाथ, जो सबका नाथ है वही तो हिमाचल पर्वत पर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वनाथ अर्लेकर, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विटामिन का क्वेश्चन बना है, यानी कि ABCD से सबका सब क्वेश्चन बना है। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, याद रखिएगा, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी को बोलते हैं क्या? थायमिन, और इसकी कमी से याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। याद रखिएगा, विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं, तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। पानी में कौन नहीं घूमते हैं? A, D, K और E, यह सब विटामिन पानी में नहीं घूमते हैं। विटामिन से छोटा सा वीडियो अभी बना दूंगा, ठीक है। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर, याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। यहाँ रेशम पालन को बोलते हैं सेरी कल्चर। क्या बोलते हैं? रेशम पालन को सेरी कल्चर। देखते रहिएगा, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर, रेशम पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। विश्व के कह रहा है, विश्व में, देखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। चले, बहुत छोटे समय में इसको हम निपटा रहे हैं। कह रहा है विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल मात्र 2.4% है। पूरे विश्व में भारत जनसंख्या के मामले में याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है।
किस स्थान पर? दूसरे। अभी हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट आई है अनुमानित आंकड़ा लगाएगा कि पहले स्थान पर होगा, नहीं। अभी फिलहाल हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो पूरे विश्व के मामले में भारत जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल मात्र 2.4% है, मात्र 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जितना क्षेत्रफल है मात्र 2.4% है। नेक्स्ट है सोनल मान सिंह, ध्यान से समझिएगा, एक नृत्यांगना है। सोनल मान सिंह एक नृत्यांगना यानी कि डांसर हैं और इनको 1922 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आप याद भी नहीं कर पाते, याद भी मत करिए, नहीं आएगा, मतलब आएगा पेपर में तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। 1922, 23, 24, 25, 26 हर साल पद्मश्री मिलता है और कम से कम 60, 70, 23, 40, 46 लोगों को पद्मश्री मिलता है। कहां तक याद करेंगे, छोड़ दीजिए। सोनल मान सिंह का संबंध नृत्यांगना है, मतलब डांसर हैं और 1922 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति याद रखिएगा, डलहौजी की राज्य हड़प नीति याद रखना, पेपर आता है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति प्रश्न पूछेगा सबसे पहले किसको हड़पा था, तो सतारा को, और सबसे लास्ट में किसको हड़पा था? अवध को। किसको हड़पा था? अवध को, है ना। नेक्स्ट है जंग का रंग, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। जंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न तो ये होगा कि जंग लगने से किसी भी चीज का जो भार होता है बढ़ जाता है ना। जंग लगने से किसी भी चीज का जो भार होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। यह मत बोलिएगा घटेगा, सुनिए, है ना। यहां मैं बता देता हूं, किसी भी चीज पर जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा, पता होगा आपको, क्लास में पढ़े हैं। जंग की बात करें, जंग लगने से जो भार होता है वह क्या होता है? जंग लगने से भार घटता नहीं है यार, याद रखिएगा, बढ़ता है। जंग लगने से भार बढ़ता है। जंग कुछ चीजों पर लगता है। सबसे पहले बात करें सोना पर, इस पर जंग नहीं लगता है। चांदी पर, इस पर भी जंग नहीं लगता है। यहां पर बात करें एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम पर जो जंग लगता है वह सफेद रंग का होता है। किस रंग का? सफेद रंग का। अगर मैं बात करूं तांबा पर, तांबा पर जो जंग लगता है हरे रंग का होता है। लोहे पर, लोहे पर जो जंग लगता है याद रखिएगा वो रेडिश ब्राउन होता है, यानी कि लाल और भूरे रंग का होता है ना। जंग देखिए, जंग से बचने के लिए क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं, क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं। निकिल के उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान का, याद रखिएगा। निकिल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का, है ना। जंग लगने पर भार बढ़ता है। सोना जंग नहीं लगता है, चांदी में जंग नहीं लगता है। एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम पर जो जंग लगता है सफेद रंग का होता है, और तांबे पर जो जंग लगता है, जंग को सही भाषा में अपन लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। जंग को सही भाषा में हम बोलते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण मतलब जंग यानी कि मूर्छा। जंग लगने पर भार बढ़ता है। सोना पर जंग नहीं लगता है, चांदी पर जंग नहीं लगता है। क्रोमियम और निकिल जंग रोधी मतलब है जंग से बचाते हैं, संक्षारण से बचाते हैं। एल्युमिनियम पर जो सफेद रंग का जंग लगता है, और तांबा पर हरे रंग का, लोहे पर लाल और भूरा रंग का जंग लगता है। प्रश्न पूछेगा कि किस धातु पर जंग नहीं लगता, तो सोना ऑप्शन में रहेगा, पहले सोना मारिएगा, ठीक है। आगे, किस धातु पर जंग लगने के कारण उतना ही मजबूत, जिस धातु पर जितना ज्यादा जंग लगेगा मजबूत हो जाएगी तो वह है एल्युमिनियम। जितना जंग लगेगा उतना मजबूत हो जाएगी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट के उत्पादन में पहला स्थान है उड़ीसा का, उड़ीसा का। लौह अयस्क के उत्पादन में पहला स्थान है उड़ीसा का, याद रखेगा। तांबा के उत्पादन में अगर मैं आज के डेट में देखूं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान मुख्य भूमिका निभाते हैं। लोहे के उत्पादन में आपको पता चल गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सब आपने पढ़ा है, सब आज ही पढ़ा है, पूरा डिटेल आपको पढ़ा है, क्लियर है, यह बन जाएगा। आगे देखते हैं। डलहौजी आपने समझ लिया। जंग के रंग में यही क्वेश्चन आया था, किस पर जंग हरे रंग का लगता है? तांबा पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति योजना। जल शक्ति योजना 15 अगस्त सन 2019, 15 अगस्त सन 2019 को जल शक्ति योजना आया था। जन धन योजना 28, हाँ जी बाबू सुनिए, जल शक्ति योजना की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 14 को। यहाँ पर 2022 में देखिए एक क्वेश्चन है, 2022 में जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बनी है, उस पार्टी का नाम है गुलाम नबी आजाद। ध्यान से सुनिए, 2022 में जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बनी है और उस नई पार्टी का नाम है गुलाम नबी आजाद। पेरियार नेशनल पार्क आपको पता होगा, कहां पर? केरल में। और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की। पुतिन मत कह दीजिएगा, वो रूस के है, व्लादिमीर जेलेंस्की। अगर पूछे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे कहा गया है, 2022 में
पर्सन ऑफ द ईयर, सबसे बेस्ट पर्सन 2022 में जो संघर्ष किया अपने लोगों के लिए, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है? जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, याद रखिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरल में। कहां पर? केरल में। नेशनल पार्क तो इतना पढ़ा दिए हैं कि कौन नेशनल पार्क पूछ देगा, 4 ऑप्शन उड़ाकर आंसर सही बताएंगे। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, याद रखिएगा। पर्सन ऑफ द ईयर 2022, पर्सन ऑफ द ईयर किसे, पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन नहीं, वो रूस वाले, व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है इनका, याद रखिएगा। हमसे क्या पूछा है, ध्यान से समझिए। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर नहीं, भारत का, देखिए समझिए। अगर इस भारत के नक्शे को अगर हम बनाना चाहें तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से बनता है ना? लीजिए भारत का नक्शा, जिसको लग रहा है बड़ा खराब बना तो अपना एक बार बनाकर चेक कर लीजिए कैसा बनता है। ठीक है, ये भारत का नक्शा मोटी मोटा है ना, कोई बात नहीं। भारत का नक्शा, यहाँ पर त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा। यहां से क्वेश्चन बनता है, सुनिएगा। त्रिपुरा, यहाँ पर एक छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे 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 द्वीप हैं, इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप, है ना। इसकी राजधानी है कारावती, इसकी राजधानी है कारावती। इसकी भाषा याद रखिएगा, इस लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। क्वेश्चन आता है पेपर में, इस लक्षद्वीप की भाषा, क्योंकि यहाँ पर केरल है, केरल के क्षेत्र में मलयालम बोली जाती है, तो लक्षद्वीप की भी भाषा क्या हो जाएगी? मलयालम, है ना। प्रश्न पूछेगा लक्षद्वीप की आकृति कैसी है, तो घोड़े के नाल जैसी, घोड़े के नाल जैसी आकृति है। किसकी? लक्षद्वीप की। क्लियर? अच्छा, ये किससे बना है? मूंगा से बना। यह जो लक्षद्वीप जो हमारा है, यह मूंगा से बना है, याद रखिएगा, यानी कि कोरल से बना है, इसको याद रखेंगे। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की जो भाषा होती है उसका नाम है काकबरोक भाषा। क्या नाम है? काकबरोक भाषा। त्रिपुरा की जो भाषा है उसका नाम है काकबरोक भाषा। और त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से पूरा घेर रखा है, इसलिए इसे कहते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से पूरा घेर रखा है, इसलिए त्रिपुरा, तीनों ओर से पूरा घिरा हुआ है। क्लियर? अब हमसे पूछा है, यह भारत है, भारत का सबसे, देख रहे हैं दिशाओं के अनुसार बांटे, तो सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, या सबसे क्या हो जाएगा? पूरब, या क्या हो जाएगा? पश्चिम। पता होगा आपको, है ना? ईस्ट वेस्ट। ध्यान से देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होता है कीबीथू। क्या नाम होता है? कीबीथू। कहां पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु होता है गोहरमती, या इसे कहते हैं सरकरी। क्या कहते हैं? सरकरी। सबसे उत्तरी बिंदु, यही पूछा था पेपर में, ध्यान से समझिएगा, है ना। अच्छा, बलांगू होता है, बलांगू, है ना, बलांगू, याद रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु इस जमीन का है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। इसी कन्याकुमारी को बोलते हैं केपके मोरिन। क्या बोलते हैं? केपके मोरिन। लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार इससे भी नीचे है, अंडमान निकोबार इससे भी नीचे है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु, यह पूछे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे जमीन का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या बताएंगे जी? केपके मोरिन, यानी कि कन्याकुमारी। यह बोलते हैं दक्षिण भारत, यह उत्तरी भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, सबसे लंबी नदी गोदावरी। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। पूरे भारत में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, गंगा नदी। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, याद रखिएगा। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इसका पूछे तो इंदिरा पॉइंट, अगर जमीन का पूछे तो कन्याकुमारी या केपके मोरिन। अदरवाइज अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट में इंदिरा पॉइंट है। तो क्या है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु? तो इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन। सबसे लंबी नदी, अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे, तो उसका नाम है नील नदी। नील गाय मतलब दीजिएगा गधा, है ना। देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई तो दे रहा है। अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी, गाय मत लिख देना,
ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी नील नदी, सॉरी 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 सॉरी, भारत की सबसे, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की तो नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी। क्या बोलेंगे? अमेजन नदी। हमसे बोला विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक, चले यहां पर 2019 में किस अनुच्छेद को हटाया गया? बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे 3 तलाक कब हटाया गया? 2017 में। 3 तलाक को कब हटाया गया? 2017 में, याद रखिएगा। 3 तलाक को कब हटाया गया? 2017 में हटाया गया। यहां हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 2019 में किस अनुच्छेद को हटाया गया? तो पता है कि 2019 में क्या किया गया? जो जम्मू कश्मीर था, यह जो विशेष राज्य का दर्जा था, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 2 अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे वह अनुच्छेद थे अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A। अनुच्छेद 35A, इन दोनों अनुच्छेद को सन 2019 में सेवा से खाम समाप्त कर दिया गया, मतलब इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। तो 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना गया और साथ ही साथ अनुच्छेद 370 यह भी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था और अनुच्छेद 35A यह भी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A दोनों को समाप्त किया गया। ठीक, चले, हो गया काम खत्म। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, भार उठाती हैं। मीराबाई चानू भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है, याद रखिएगा, है ना। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मनिका बत्रा टेबल टेनिस। सायना नेहवाल बैडमिंटन, सायना नेहवाल बैडमिंटन, है ना। अगर पूछे विराट कोहली, क्रिकेट सबको पता होगा विराट कोहली के बारे में, याद रखिएगा। लक्ष्य सेन बैडमिंटन, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, है ना। करा है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो पनामा नहर। कौन सा नहर? पनामा नहर, याद रखेगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां हुआ है? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां हुआ है? कतर में। किस नंबर का था? 2022 में था, तो 22वें नंबर का था। कहां पर हुआ? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस नंबर का? 22वें नंबर का। कहां हुआ? कतर में। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा, याद रखिएगा। अब फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीता है ब्राजील ने, सबसे ज्यादा जीता है ब्राजील ने। कितनी बार जीता है? 5 बार। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता रहा वह रहा है अर्जेंटीना। कौन रहा है? अर्जेंटीना। और उप विजेता रहा है फ्रांस, उप विजेता रहा है फ्रांस। ठीक है, चलिए, कह रहा है जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें गोल्डन बूट, याद रखेंगे कैसे? किसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। देखिए, गोल्डन बूट, बूट वोट पहनते हैं, बूट मतलब पैर में पहनने वाला, बूट पहनते हैं ना तो हमें किल्ला वल्ला ठोकवाना पड़ता है। गोल्डन बूट का जो पुरस्कार मिला है, किल्ला ठोकवा लीजिए किलियन एम्बापे को। गोल्डन बूट, बूट में क्या कील लगेगा? कील। तो क्या है गोल्डन बूट में? क्या है? क्या है? किलियन एम्बापे को। किसको मिला है गोल्डन बूट? बूट का पुरस्कार किलियन एम्बापे को मिला है। कहां के हैं? फ्रांस के। कहां के हैं? फ्रांस के। गोल्डन बॉल, अरे भाई बॉल सबसे ज्यादा गोल मारता है मेसी, तो बॉल किसको मिला है? गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है। कहां के हैं? अर्जेंटीना के। नेक्स्ट है यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? तो याद रखिएगा एंजो फर्नांडिस को। किसको मिला है? यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? एंगो फर्नांडिस को। फर्नांडिस नाम पता चल रहा है, स्टाइलिश नाम, तो यंग होगा, है ना। गोल्डन ग्लव, ग्लव मतलब जो ग्लव्स लगा कर मतलब गोल कीपिंग करते हैं उसका, गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा एमिलियानो मार्टिनेज को। एमिलियानो मार्टिनेज को याद रख लेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बगान का संबंध किससे है? याद रखिएगा फुटबॉल से। मोहन बगान कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से, है ना। देखिए 2-3 कप याद रखिएगा, जैसे पूछे डूरंड कप, है ना। क्या? डूरंड कप। तो डूरंड कप किससे संबंधित है? तो यह भी फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह भी फुटबॉल से, है ना। यह भी
फुटबॉल से। लेकिन पूछ दे कि दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी बाबू रे, दिलीप ट्रॉफी है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से, है ना। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। रोवर्स कप, है ना, रोवर्स कप जो है यह भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, डूरंड कप फुटबॉल से, रोवर्स ट्रॉफी किससे, रोवर्स कप किससे? फुटबॉल से संबंधित है। मोहन बागान भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, रेशम की खोज सबसे पहले किस देश में हुई? तो चीन में। किस देश में हुई? चीन में। देखिए, रेशम 3 प्रकार के, सुनाई ना दे दिखाई दे, है ना, मतलब दिखाई ना दे सुनाई दे, सुनिए। करा है, रेशम की खोज किस देश में हुई? चीन में। साथ ही साथ अगर खोज ही लिख रहे हैं तो 3 फसलों का और लिखिए, है ना, 3 चीजों का। अगर कहें कपास का, तो कपास का शुरुआत हुआ भारत में, है ना। कहा हुआ? भारत में। अगर पूछे चाय, चाय शुरुआत हुआ चीन में। अगर पूछे कॉफी, कॉफी मूल रूप से सबसे पहले कहा मिली? इथोपिया में। इथोपिया में, इथोपिया में, याद रखिएगा तीनों प्रश्नों को। नेक्स्ट है, रेशम की खोज कहाँ हुई? चीन में। और आपको मैं बता दूं, रेशम मुख्य रूप से 3 प्रकार का रेशम होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला जो रेशम होता है उसे बोलते हैं क्या? महाबरी रेशम। क्या बोलते हैं? महाबरी रेशम। दूसरा रेशम होता है उसे बोलते हैं ओक, ओक। और तीसरा जो रेशम होता है उसे बोलते हैं तिसार। लिख दूं, पहला जो रेशम होता है उसे बोलते हैं महाबरी रेशम। क्या बोलते हैं? महाबरी रेशम। दूसरा जो रेशम होता है उसे बोलते हैं ओक, और तीसरा जो रेशम होता है उसे बोलते हैं तिसार। क्या बोलते हैं? तिसार। तो पूछा जाए सबसे बेस्ट रेशम कौन सा होता है, तो जो ओक वाला होता है यह सबसे बेस्ट किस्म का रेशम होता है, सबसे बेस्ट किस्म का रेशम होता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में मैंने कई वीडियो बना रखा है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता मिली? तो कांग्रेस के 1938 में, ध्यान से समझिए, 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन करते हैं, हरिपुरा अधिवेशन करते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन भी करते हैं, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन को छोड़ देते हैं और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। अगर प्रश्न पूछे कांग्रेस के, सुनिए, प्रश्न कहे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो 1924 बेलगाम अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने एक ही बार की है, याद रखिएगा, है ना। यहां हमसे एक छूटा है भिन्न भिनाहट योजना, ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सा है। देखिए, समझिए, भिन्न भिनाहट योजना क्या होता है ना। कवच योजना भी पूछे। कवच योजना किसके द्वारा? सुरक्षा कवच। कवच योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। 2 ट्रेन को आपस में टकराने से बचाने के लिए कवच योजना शुरू की गई है, रेलवे के द्वारा 2 ट्रेन को आपस में टकराने से बचाने के लिए। ठीक, अभी हमारा है भिन्न भिनाहट, भिन्न भिनाहट योजना। भिन्न भिनाहट योजना बाबू याद रखेंगे, रेलवे द्वारा शुरू की। किसके द्वारा? रेलवे द्वारा शुरू की गई, रेलवे द्वारा भिन्न भिनाहट योजना शुरू की गई। इसका क्या है मतलब कि यह जो रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां पर जब रेल आती है, रेल की पटरियां पर जब यह रेल आती है, तो इस रेल में ऐसे ध्वनि निकाला जाएगा, इस रेल में ऐसे आगे से, मतलब इस रेल से ऐसी ध्वनि निकल, यह रेल है, यह पटरी है, आगे ध्वनि निकाला जाएगा कि मधुमक्खी जैसे भिन्न भिनाती है, मधुमक्खी जैसे भिन्न भिनाती है, वैसे इस रेल की पटरियों पर ध्वनि निकलेगा। इससे होगा क्या कि आगे कहीं हाथी है, ये हाथी, हाथी पता है भिन्न भिनाहट से बड़ा तेज भागती है, सब मधुमक्खी से बड़ी तेज भागती है, क्योंकि इसके नाक ओक में छोटे होंगे। कहानी पढ़ेंगे, एक बार चूटी घुस गई थी कि परेशान करके मुंह डाली थी। तो जब भिन्न भिनाहट या सुनेगी, भिन्न भिनाहट या सुनेगी, तो हाथी इस पटरी को छोड़कर भाग जाएगी। अगर अन्यथा यह भिन्न भिनाहट नहीं हो तो कितनी हाथी जो है हमारे हमारे भारतीय विरासत पशु है हाथी, पता चल जाएगा कितने लोग, कितनी हाथी इस
पर मर जाती होंगी डेली बाय डेली, इसलिए रेल पटरियों पर रेलवे द्वारा क्या शुरू किया गया, भिनभिनाहट योजना की भिनभिनाहट होगी तो जो हाथी होंगे रेल की पटरी पर नहीं आएंगे, यानी कि हाथियों को बचाने के लिए रेलवे द्वारा भिनभिनाहट योजना शुरू किया गया है। आई थिंक पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा, यही क्वेश्चन का लेवल है, ऐसे ही आएंगे। अभी 3 वीडियो और लाऊंगा, देख कर जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।